Very good morning, students. Today we will discuss another very important topic, that is budget. Dear students, all of you are very aware about budget. This terminology is very used in our daily life, day-to-day practice. So first, before go on in detail, we would like to know what is budget. बजट क्या है? बजट देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम अपने मंथली खर्च का प्लान करते हैं, तो हम ये एक अनुमान लगाते हैं कि इस महीने हमें इतना पैसा खर्च करना है। तो उसके साथ साथ हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि भाई हमारे पास उतना पैसा आएगा कहाँ से। यानी बजट में क्या होता है, बजट में जो पैसा हमें खर्च करना है, एक तो वो इन्वॉल्व होता है और दूसरा वो पैसा आएगा कहाँ से। तो सामान्य शब्दों में बजट में दो चीजें होती हैं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। सो यू कैन से इन वेरी सिंपल वर्ड दैट द बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। जहां तक बजट की बात है बेटा, ये पहली बार भारत में 18 फरवरी 1869 को पहली बार भारत में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। फर्स्ट टाइम जेम्स विल्सन रिप्रेजेंट द बजट एट 18 फरवरी 1869। अब ये जो बजट है, बजट शब्द जो मूलतः बजट शब्द से बना है, BOUGTTED, बजट। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके का बैग, और उसी का जो विस्तारित रूप है, जो आजकल हम लोग फैशन में प्रयोग करते हैं, वो है बजट। बजट को अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो यूनियन बजट प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन बच्चों, इसके साथ साथ भारत में दो स्तरीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, एक यूनियन बजट और एक स्टेट बजट। जो यूनियन बजट होता है वो जो देश का होम मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, आप याद रखिएगा, यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि भारत राज्यों का संघ है, बहुत सारे प्रदेश मिलकर के एक देश के रूप में बने हुए हैं, तो राज्यों का भी अपना एक बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो जो राज्यों का बजट प्रस्तुत किया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, राज्य का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जबकि जो हमारा यूनियन बजट होता है, जिसे हम केंद्रीय बजट कहते हैं, वो केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्री होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक जो परिपाटी थी 2014 तक 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन जब से नई सरकार कांग्रेस के बाद आई, उन्होंने इस परिपाटी को चेंज करने का प्रयास किया है और अब फरवरी के पहले सप्ताह में ही हमारा जो यूनियन बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बेटा एक तरीके का इंट्रोडक्शन था बजट से जुड़ी हुई चीजों का। हाँ, एक चीज और है कि जो बजट यूनियन बजट है, इसको भारत की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा इसका अनुमोदन होना जरूरी होता है, उसके द्वारा इसका अप्रूवल होना जरूरी होता है। तो अब हम आते हैं कि बजट होता क्या है। व्हाट इज बजट? सो बजट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ receipt and expenditure made by the government. It is the annual statement of the receipt and expenditure made by government in an fiscal year during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, फिजिकल ईयर में जो भी पैसा
खर्च किया जाएगा या प्राप्त किया जाएगा, उसका एक स्टेटमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। यू कैन आल्सो से दैट द बजट इज द आइटम वाइज estimation of the revenue receipt and revenue expenditure made by the government during an fiscal year. Simply you can say a financial year. So that is known as budget. अब देखिए बजट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। देखिए बहुत सामान्य सी बात, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हम कोई भी काम करते हैं तो बजट तैयार करते हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, वो महीने में 50,000 सैलरी पाते हैं, तो उस 50,000 सैलरी को उन्हें कहाँ खर्च करना है, किस तरीके से खर्च करना है, उसका एक प्लान बनाते हैं। और वो प्लान किस लिए बनाते हैं, जिससे आपके घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, जिससे घर के प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके, जिससे उस घर के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो सामान्य तौर पे बजट का भी यही उद्देश्य होता है। सामान्य तौर पे जो हमारा बजट होता है, उस बजट का भी उद्देश्य यही होता है। जब हम कंट्री के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बजट का सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है, इंक्रीज इन जीडीपी। हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी ग्रोथ को सुनिश्चित करना। बजट हम इसलिए उपयोग में लाते हैं, बजट इसलिए प्रस्तुत किया जाता है जिससे हम देश की जो जीडीपी है उसको बेहतर ढंग से उन्नति की ओर ले जा सकें। दूसरा है एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है बजट का, वो है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको इस प्रकार से हम एलोकेट करें कि उसका जो मैक्सिमम प्रयोग है, मैक्सिमम यूज है, उसको हम सुनिश्चित कर सकें। इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस इन अ सच मैनर व्हिच इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री and ensure the better economic growth of any country. तीसरा है employment opportunities, employment opportunities. Another very important objective of budget is generation of the employment opportunities. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट का यह सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि वह लोगों में एम्प्लॉयमेंट के नए नए अवसर उत्पन्न करें, जिससे कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो और रोजगार के अवसर पैदा हों। इसके अलावा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी जो हमारी सोसाइटी में अनबैलेंस डेवलपमेंट है, इनइक्वालिटीज है, उसको रिड्यूस करना। जो रिसोर्सेज हैं उसको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो योजनाएं हैं, उसका सबको बेनिफिट मिले, सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। सो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अनदर यू कैन से दैट द स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप करें जिससे हमारी इकोनॉमी एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रदान करे। स्टेबल स्ट्रक्चर होने से क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हमारे देश में की जो योजनाएं हैं, देश की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसमें विश्वास जगेगा और उसके फलस्वरूप वह देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे हमारे देश की जो आर्थिक तरक्की है वह विकास की ओर बढ़ेगी, आर्थिक तरक्की में ग्रोथ होगा। सो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट।
हमारा जो बजट होता है उसमें कंपोनेंट मतलब कि हमारे बजट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो बजट होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है रिसिप्ट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। तो अगर हम इस आधार पर कहें कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, तो हमारे बजट में अगर हम देखें तो ये हमारा बजट हो गया, ये रिसिप्ट हो गया, और ये रिसिप्ट में दो चीजें होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो जैसे कंपोनेंट ऑफ बजट में दो चीजें होती हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो जब फर्दर हम आगे देखते हैं तो रिसिप्ट में दो प्रकार के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। वैसे ही एक्सपेंडिचर में दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट इज नाइदर क्रिएट एनी liability not reduce an asset। इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट which neither create any liability or not reduce any asset। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट वह रिसिप्ट होती है जो ना तो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी क्रिएट करती है और ना ही गवर्नमेंट के किसी भी प्रकार के असेट में कोई कमी ले आती है। So be very clear that the revenue receipt refers to these are those receipt which neither create any liability nor reduce an asset। इससे सरकार के ऊपर ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही सरकार के असेट में किसी भी प्रकार की कमी आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है ये सरकार को प्राप्त कहाँ से होता है? जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है सरकार इसको प्राप्त कहाँ से करती है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार दो माध्यम से प्राप्त करती है, एक टैक्सेबल सोर्सेज और एक नॉन टैक्सेबल सोर्सेज। टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सोर्सेज। यानी ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है सरकार को दो सोर्सेज से मिलता है। एक उन टैक्स के द्वारा, आप जानते हैं सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो क्या है? वो टैक्स है। और दूसरा टैक्स के अलावा, सो द सोर्सेज ऑफ revenue receipt can be divided into part, that is taxes and non-taxable sources. So now we would like to discuss here what are the taxes. So taxes are the liability. Taxes are the liabilities which we have to pay. अब देखो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य तौर पे टैक्स तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरीके का जो टैक्स सिस्टम है। पहला है प्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेशन या रिग्रेशन। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन टैक्स। प्रोग्रेशन टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेशन टैक्स वो टैक्स होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का भी स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, हमारा जो टैक्स स्लैब है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्स विथ इंक्रीज इन इनकम। रिग्रेशन में क्या होता है? जो हमारी इनकम होती है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो टैक्स होता है वो क्या होता है? टैक्स का जो स्लैब होता है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए किसी की इनकम, 1 लाख इनकम पर 10% का टैक्स है और फिर उसके बाद 1.5 लाख हो गया तो 8% टैक्स हो गया। इससे क्या होता है? जो रिच व्यक्ति होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन होता है वो कम होता जाता है। तो रिग्रेशन टैक्स में क्या होता है? जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा होता है। वैल्यू एडेड टैक्स आप जानते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स जो अलग अलग पोर्शन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, इसी को हम जीएसटी भी मॉडर्न समय में कहते हैं।
इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये महत्वपूर्ण है बच्चों जानना, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यही आपके लिए महत्वपूर्ण है जब हम रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करते हैं। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट, सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस व्हिच आर लीव्ड बाय दोज पर्सन हु आर एबल टू पे दैट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जो इसके लिए एलिजिबल है। डायरेक्ट टैक्स किसी इंडिविजुअल पर उसकी जो इनकम होती है उस पर इम्पोज किया जाता है। सो इट इज द बर्डन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नॉन ट्रांसफर होता है, इसको कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इट इज पेड बाय ओनली दोज पर्सन व्हिच आर एबल टू पे सच टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस के जो एग्जांपल्स होते हैं वो है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स से आप जॉब कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए महीने है, तो वो आपकी इनकम हुई, उस इनकम पर जो टैक्स लगेगा वही है डायरेक्ट टैक्स। अब प्रश्न ये उठता है कि हम डायरेक्ट टैक्स देंगे कितना, इनकम टैक्स देंगे कितना? तो टाइम टू टाइम ये जो स्ट्रक्चर है टैक्स का, जो स्ट्रक्चर है, जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है, जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो बजट के अंतर्गत टैक्स भी डिसाइड करती है, टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स डिसाइड करती है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो टैक्स है ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, लायबिलिटी होती है, ये उस व्यक्ति को पे करना होता है जिसको कि टैक्स देना होता है, जो इनकम अर्न कर रहा है और टैक्स के दायरे में आता है। इसके जो बेटा डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल होते हैं जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब क्या दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? एक चीज तो आप जान लीजिए, डायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और डायरेक्ट टैक्स जो हमारी इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। नाम से ये भी क्लियर है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? इनडायरेक्टली जो हम देते हैं। एनीवन कैन पे, कोई भी इसको पे कर सकता है, और डायरेक्ट नहीं पे होता। जब हम किसी भी दुकान पर जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, को खरीदते हैं, तो हम उस वस्तु के साथ हम तो उसकी कीमत है। जैसे आप एक पेन लेते हो तो आप तो 5 रुपए की एक पेन ले रहे हो, लेकिन उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल दी टैक्सेस। सो यू आर नॉट जस्ट पे द कॉस्ट ऑफ द पेन, यू आल्सो पे टैक्स इन दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स विद द कॉस्ट ऑफ द पेन। उस पेन की कीमत के साथ आप टैक्स भी पे कर सकते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये बर्डन नहीं होता, कोई भी इसको पे कर सकता है और ट्रांसफरेबल होता है। तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। आजकल बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी थे, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक करके जीएसटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट के जो हमने पढ़ा था कि 2 सोर्सेस होते हैं, टैक्सेबल सोर्सेस एंड नॉन टैक्सेबल सोर्सेस। टैक्सेबल सोर्सेस में हमने देखा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हमने पढ़ा कि ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, बर्नेबल होता है, उस व्यक्ति को ही पे करना होता है जिस पर ये इम्पोज किया जाता है। टाइम टू टाइम इसका जो स्लैब होता है वो डिसाइड किया जाता है। नाउ वी मूविंग अहेड एंड डिस्कस व्हाट आर द नॉन टैक्सेबल सोर्सेस। नॉन टैक्सेबल सोर्सेस, तो नॉन टैक्सेबल सोर्सेस क्या है? नॉन टैक्सेबल सोर्सेस होता है कि जो टैक्स के अलावा, जैसे लाइसेंस फीस होता है ना, जैसे कोई आदमी बंदूक खरीदना चाह रहा है, लाइसेंस बनवाता है तो उसके लिए फीस लगती है ना। आप बाइक खरीदते हो तो उसका लाइसेंस बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? फीस। कोई लिकर का दुकान खोलना चाहता है तो उसके लाइसेंस की जरूरत होती है, तो उसकी एक फीस लगती है। तो उसका जो पैसा होता है वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। फीस, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स वगैरह होते हैं इसमें जो फीस जमा होती है वो किसके पास जाती है? सरकार के पास जाती है। फाइन एंड पेनाल्टीज, जैसे आपका चालान हो जाता है, आप बाइक चलाते हो आपका चालान हो जाता है,
आप कोई इलीगल काम करते हो तो उसके लिए जो पेनाल्टी लगती है वो कहाँ जाता है, वो भी रेवेन्यू का एक सोर्स होता है, और ये कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। रजिस्ट्रेशन, आप जमीन लिखवाते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी जो फीस, उसमें जो पैसा आपको लगता है वो भी कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है। उसके अलावा स्टेट्स, स्टेट्स क्या होता है बेटा, स्टेट्स क्या होता है, स्टेट्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता और वो बिना कोई वारिस छोड़े, बिना कोई अपना उत्तराधिकारी छोड़े ही इस प्रॉपर्टी को खत्म छोड़ के चले। जैसे कोई मान किसी घर में एक ही आदमी है, अब उसके घर में कोई नहीं है, कोई नहीं था और वही अकेले था, वो खत्म हो गया, तो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है, तो वो भी सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो ये है बेटा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सोर्सेस। रेवेन्यू रिसिप्ट एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जैसे हमने कहा, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी ना रिड्यूस एन एसेट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इससे ना तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही सरकार से इसके एसेट में कोई कमी आती है। जैसे आप देखिए, जैसे आप मान लीजिए हम इनकम टैक्स देते हैं, तो इनकम टैक्स देने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन इससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, और ना ही गवर्नमेंट के एसेट में किसी भी प्रकार की कमी आती है। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ आप देखिए, अगर सरकार किसी से उधार ले लेती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई काम करना है, उसने जो है अमेरिका से 1000 करोड़ रुपया बारो कर लिया, उधार कर लिया, तो पैसा तो मिल रहा है, लेकिन भाई पैसा मिल रहा है तो पैसा देना भी तो है ना, तो वो क्या है, उसकी एक लायबिलिटी हो गई कि उसको वो पैसा वापस भी करना है। तो ये मतलब होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, हम टैक्सेस देते हैं, लेकिन इससे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, और ना ही सरकार के एसेट में किसी भी प्रकार की कमी आती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया है, आपको कंटेंट अच्छे लगे हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को शेयर करें। जो भी क्वेरीज हो उसको भी आप मेंशन करने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।